हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। आज आपके सामने अनडिसेंडेड टेस्टिस इन इन्फेंट्स, यानी कि जिन बच्चों के अंडकोश में टेस्टिस नहीं होते हैं, इसके ऊपर मैं अपना वीडियो लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, मेरे पास कई लोगों के रिक्वेस्ट आई थी कि आप अनडिसेंडेड टेस्टिस के ऊपर एक वीडियो बनाइए, क्योंकि ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है लड़कों में। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे आज मैं वीडियो बनाऊं, ताकि लोगों में इसके बारे में, इसमें क्या करना चाहिए, किस स्टेज पे इसका ऑपरेशन होना चाहिए, यही सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी अगेन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो सके मेडिकल कंडीशंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग आते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस के ऊपर। यूजुअली अगर हम बताएं कि जब बच्चा गर्भ में बन रहा होता है लड़का, तो जो टेस्टिस होते हैं इसका विकास पेट के अंदर होता है, एब्डोमेन के अंदर होता है। हमारी का जो नाभि का जो लेवल होता है, इस लेवल पे हमारे टेस्टिस बन रहे होते हैं। और जब बच्चा धीरे धीरे फिर ये नीचे उतरते हैं, और जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो उसके तुरंत पहले ये नीचे स्क्रोटम, जो कि अंडकोश कहलाता है, स्क्रोटम में ये दोनों टेस्टिस नीचे उतर के आ जाते हैं। अब कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिसके कारण ये एब्डोमेन से टेस्टिस उतर के स्क्रोटम तक नहीं आ पाते हैं। ऐसे में जब बच्चा पैदा होगा और आप इसको टेस्टिस को एग्जामिन करेंगे तो तब आप देखेंगे कि एक हो सकता है कि उसका टेस्टिस एब्सेंट हो, या हो सकता है कि दोनों टेस्टिस उसके अंडकोश में या स्क्रोटम में ना हो। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जेनेटेलिया को एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं सारे माँ बाप से यहाँ तो रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आपका बच्चा पैदा हो, लड़का हो लड़की हो, उसके जेनेटेलिया को ठीक से एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है। इससे को सबसे पहला जो एग्जामिनेशन जो हम लोग एज ए पीडियाट्रिशियन करते हैं कि बच्चे के सारे बॉडी को एग्जामिन करते हैं कि बच्चे में कोई किसी तरह की कमी, कोई कंजेनिटल मालफॉर्मेशन या कोई कमी तो नहीं है। और उसमें जेनेटेलिया का एग्जामिन भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम लोग महसूस करते हैं कि बच्चे के दोनों टेस्टिस नीचे उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं। अगर सिर्फ एक तरफ का टेस्टिस नहीं उतरा है तो ये फिर भी मैं समझता हूँ कि इसको आप लोग नॉर्मली ले सकते हैं, क्योंकि कुछ दिनों में हो सकता है कि टेस्टिस नीचे उतर आए। मगर अगर दोनों टेस्टिस नहीं उतरे हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक एम्बिगुअस जेनेटेलिया भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लड़का ही हो सकता है कि वो खाली अगर स्क्रोटल सैक मिल रहा है तो ये एम्बिगुअस जेनेटेलिया की तरफ भी जा सकता है। ऐसे में बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन और उसके आगे इन्वेस्टिगेशन भी होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये मुझे बता दूं कि ये क्यों होता है। अनडिसेंडेड टेस्टिस ऐसा देखा गया है, इसका कारण हालांकि नहीं पता है। ये देखा गया है कि अगर पेरेंट्स में हिस्ट्री है अनडिसेंडेड टेस्टिस की, फादर को या ब्रदर्स को किसी को अनडिसेंडेड टेस्टिस रहा है, तो ऐसे बच्चों में इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। प्लस अगर बच्चा प्री मैच्योर पैदा हो गया है, क्योंकि नॉर्मली जब बच्चा 37 वीक्स की डिलीवरी के बाद पैदा होता है तो ये 37 वीक्स पे जाके टेस्टिस इंग्वाइनल कैनाल से होते हुए स्क्रोटम में उतर आता है। बट अगर बच्चा मान लीजिए 32 वीक्स पे पैदा हो गया है या 30 वीक्स पे पैदा हो गया है, तो उस समय बच्चे के टेस्टिस को नीचे उतरने का समय ही नहीं मिला। तो ऐसे में फिर यूजुअली बच्चे के जो टेस्टिस होते हैं वो इंग्वाइनल कैनाल के ऊपर पड़े होते हैं या एब्डोमेन में होते हैं, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ये अपने आप नीचे उतर के आ सकते हैं। बट इसके साथ साथ फिर हमने ऐसा देखा गया है कि उन बच्चों में इंग्वाइनल हर्निया भी हो जाता है, जो कि फिर बाद में ऑपरेशन से करेक्ट किया जाता है। तो अगर आपका बच्चा मान लीजिए पैदा होते ही आपने उसको देख लिया है कि उसको टेस्टिस नहीं है, तो फिर ऐसे में आप उसको पाल्पेट करेंगे। उसके जो जांघ का एरिया होता है, यहाँ पर हो सकता है कि आपको महसूस हो जाए कि हाँ, उसके इंग्वाइनल कैनाल में आप टेस्टिस को महसूस कर सकते हैं। ऐसे में आप वेट करेंगे तो हो सकता है 3 से 6 महीने में टेस्टिस उतर के नीचे आ जाता है। बट अगर आपने टेस्टिस उसका एब्सेंट है स्क्रोटम में और इंग्वाइनल कैनाल में भी नहीं महसूस हो पा रहा है, तो ऐसे में फिर आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करेंगे। डॉक्टर्स यूजुअली अल्ट्रासाउंड सजेस्ट करते हैं। क्यों? अल्ट्रासाउंड से ये होता है कि भाई पहले टेस्टिस को हमें लोकेट करना है कि टेस्टिस है कहाँ पर, किस स्टेज में वो रुका हुआ है। अगर एब्डोमेन में बहुत ऊपर रुका हुआ है तो फिर उसके नीचे आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा नहीं रहती हैं, और उसको फिर हम लोग को ऑपरेशन के ज़रिए विदिन 1 ईयर ऑपरेट करा के बच्चे को हम लोगों को उसके टेस्टिस को नीचे लाना होता है। इसको ऑर्किडोपेक्सी बोलते हैं। ऑर्किडोपेक्सी का मतलब होता है कि आपने टेस्टिस को लोकेट किया कि टेस्टिस कहाँ पर है। अगर इंग्वाइनल कैनाल में है और अपने आप नीचे नहीं आ रहा है तो आप उसको लाके टेस्टिस में लाके उसको एक ऑपरेशन के ज़रिए उसको वहाँ पे फिक्स कर देते हैं, ताकि वो वहीं पर बना रहे।
अब टेस्टिस हमारे जिस्म से बाहर भगवान ने क्यों रखी है, इसको समझना ज़रूरी है। टेस्टिस बनते पेट के अंदर हैं और टेस्टिस में यूजुअली स्पर्म्स यानी कि जो हमारे शुक्राणु होते हैं वो टेस्टिस में बनते हैं। और ये देखा गया है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर वो रहेंगे तो बॉडी का टेम्परेचर, क्योंकि हमारे 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इस टेम्परेचर से शुक्राणु मर सकते हैं, तो इसलिए भगवान ने और अल्लाह ने इसको नीचे स्कोटल सैक में ला के रखा है ताकि शुक्राणु जीवित रह सकें और इंसान की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहे। तो अब अगर टेस्टिस मान लीजिए एब्डोमेन में रह गया है तो उसका नुकसान क्या होगा? और नुकसान यही होगा कि जाहिर सी बात है उसमें जो धीरे धीरे जो कोशिकाएं होंगी, जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं और जो उसके अंदर जो सेल्स हैं जो कि स्पर्म बनाती हैं, धीरे धीरे वो डिजेनरेट होने लगेंगी और वो एट्रॉफी हो जाएगी और उससे टेस्टिस बिल्कुल बेकार हो जाएगा। और अगर दोनों तरफ के टेस्टिस ख़राब हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है बच्चे में स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी होने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि इसको अल्ट्रासाउंड के ज़रिए इसको खोजा जाए कि भाई कहाँ पर है और उसको ढूंढ के उसको सर्जन के ऑपरेशन के ज़रिए उसको लाके स्कोटम में रखा जाए। तो अगर अब मान लीजिए 1 साल से ज़्यादा हो गया है और बर्थ के समय आप एग्ज़ामिन करना, पेरेंट्स ने एग्ज़ामिन नहीं किया, डॉक्टर्स से भी ये चीज़ मिस हो गई है और बच्चा अब आपका बड़ा हो गया है, तो जाहिर सी बात है अब इसमें मान लीजिए 3 साल की उम्र में या आप कभी लोगों को एडल्टहुड में जाके पता चलता है कि उनके एक टेस्टिस नहीं है, तो ड्यूरिंग एडोलेसेंस अगर हम लोग इसको ट्रीटमेंट करना चाहेंगे तो इसमें फिर कुछ इंजेक्शंस, हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जैसे ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन HCG इंजेक्शंस हम लोग देते हैं, जिसमें देखा गया है कि 6 हफ्ते का जो कोर्स दिया जाता है इंजेक्शंस के, तो इसमें काफ़ी केसेस में ऐसा देखा गया है कि ये हार्मोनल थेरेपी से ये स्कोटम में टेस्टिस आ जाते हैं। बट उस वक्त तक टेस्टिस की जो सेल्स होती हैं वो काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी होती हैं और उसमें कितना वो फंक्शनिंग होगी, कितना वो स्पर्म बनाने में कामयाब हो पाएंगी, ये तो इसकी हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। बट जैसा कि मैंने कहा है कि इट शुड बी ऑपरेटेड एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर आप 1 साल के अंदर इसको ऑपरेट कराएंगे तो यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट। उस वक्त तक टेस्टिस का ख़राब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बट जैसे जैसे ये समय बढ़ता जाता है, मान लीजिए 3 साल पे, 6 साल पे या 10-11 साल पे आप ऑपरेट कराएंगे तो हो सकता है कि टेस्टिस में सेल्स बहुत डैमेज ना हुई हों, बट कॉस्मेटिकली तो आप लाके उसको ऑर्किडोपेक्सी करके स्पर्म रख सकते हैं। और अगर सिर्फ सिंगल टेस्टिस था तो दूसरे टेस्टिस से इंसान की फर्टिलिटी बिल्कुल नॉर्मल रह सकती है। ये मैं आप लोग को बता दूं कि अगर किसी पेशेंट का या किसी बच्चे का या किसी एडल्ट का एक टेस्टिस मान लीजिए ख़राब भी हो गया है तो दूसरा टेस्टिस इज़ इक्वली गुड, उससे उसकी फर्टिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ता है। नॉर्मली एक टेस्टिस से भी लोग अपनी नॉर्मल फर्टाइल ज़िंदगी जी सकते हैं। बट प्रॉब्लम जैसे कि मैंने बताया वहीं पर आती है जहाँ की बायलेटरली अनडिसेंडेड टेस्टिस हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड करके ढूंढ के इसको ऑर्किडोपेक्सी के ज़रिए नीचे ट्रीटमेंट में लाने की ज़रूरत है। और अगर अल्ट्रासाउंड पे टेस्टिस लोकेट नहीं हो पा रहे हैं तो ऐसे में फिर बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन, उसके हार्मोनल ऐसे ये बहुत ज़रूरी है जस्ट टू मेक श्योर कि जिसको आप लड़का समझ रहे हैं वो लड़का ही है, ऐसा तो नहीं कि वो ट्रांसजेंडर था, वो फिर फीमेल पार्ट्स उसके अंदर डेवलप हो रहे हों। तो इसलिए इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए। मेरा मैसेज वाइड एंड क्लियर मैं जो अपने इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ कि अनडिसेंडेड टेस्टिस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। 6 महीने तक आप इंतज़ार कर लीजिए, उसके बाद आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए और आई एम श्योर विद इन 1 ईयर डॉक्टर्स उसको ऑपरेट करके ऑर्किडोपेक्सी के ज़रिए उसको ठीक करेंगे। अगर बड़े बच्चों में जैसे मैंने बताया कि अगर ये रह जाता है तो इसमें कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और जाहिर सी बात है फिर आप ऐसे में फिर ऑपरेट करके अगर आप 15-16 साल में अगर हार्मोनल थेरेपी के बाद भी टेस्टिस नीचे नहीं आ रहे हैं तो उनको ऑपरेट करके नीचे लाया जाता है। और हिस्टोपैथोलॉजिकली अगर डॉक्टर्स को सस्पिशन लगता है कि ये ठीक नहीं है तो उसको उस टेस्टिस को फिर बॉडी से निकाल देना ही ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि मेरे इस अवेयरनेस वीडियो से आप लोगों को इतना समझ में आ गया है कि जिसको मैं अगर समराइज़ करूँ तो पहली बात है कि एग्जामिनेशन ऑफ जेनिटेलिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर डिलीवरी। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, डॉक्टर्स को भी अगर मेरे पास कोई फर्स्ट विजिट में कोई पेशेंट आता है न्यूबॉर्न
तो उसका जेनिटेलिया एग्जामिन करना मैंडेटरी है फॉर एवरी पीडियाट्रिशियन, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। दूसरी बात, जेनिटेलिया जब आप एग्जामिन कर रहे हैं तो उसके टेस्टिस, दोनों टेस्टिस को आपको महसूस करना है, फील करना है और उसको लोकेट करना है। अगर टेस्टिस स्कोटम में नहीं मिल रहे हैं तो आप इंग्वाइनल कैनाल तक उसको पाल्पेट कर सकते हैं। अगर इंग्वाइनल कैनाल में भी नहीं मिल रहा है तो फिर आप 3 से 6 महीने वेट करने के बाद आप डॉक्टर से उसको अल्ट्रासाउंड कराइए और उसको लोकेट करके उसको 1 साल के अंदर उसको ऑपरेट कराइए। यहाँ पर एक चीज़ आती है रिट्रैक्टाइल टेस्टिस, कि नॉर्मली तो टेस्टिस नीचे आ जाते हैं, बट कभी कभी मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कुछ बच्चों में टेस्टिस फिर ऊपर की तरफ चले जाते हैं, बट दैट इज़ नॉट ए परमानेंट कंडीशन। ये एक टेम्परेरी कंडीशन होती है कि बच्चे मसल स्पाज्म की वजह से या कुछ अदर फैक्टर्स की वजह से कभी कभी टेस्टिस आप देखेंगे कि नीचे हैं, कभी कभी रिट्रैक्ट होकर वो इंग्वाइनल कैनाल में चले जाते हैं। बट ये नॉर्मली ऐसी कंडीशंस में हम लोग नहीं करते हैं कुछ ऐसा, बट ये कि बार बार अगर टेस्टिस इंग्वाइनल कैनाल में रह रहा है तो उसको ऑपरेशन के ज़रिए ला के नीचे उसको स्कोटम में टाई किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे ताकि लोगों में अवेयरनेस हो। यही हम लोग का मकसद है कि लोगों में हम लोग अवेयरनेस फैलाएं ताकि चीज़ें बहुत लेट होने से पहले उसका ट्रीटमेंट हो सके। मेरे भी चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।